नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जज्बा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि फलन की परिभाषा क्या होती है। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब का बटन होगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि फलन की परिभाषा क्या होती है। यदि आप क्लास 11-12 में हैं और मैथमेटिक्स का अध्ययन करते हैं तो ये जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है कि फलन की डेफिनेशन आखिर होती क्या है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि फलन की परिभाषा क्या होती है। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो मैं आपको एक बुक के थ्योरी के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर फलन की परिभाषा क्या होती है। तो आप समझिएगा यहाँ पर, यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हो, अरिक्त समुच्चय है यहाँ पर, अरिक्त समुच्चय का क्या मतलब है कि अरिक्त समुच्चय का मतलब ये है कि ऐसा समुच्चय होना चाहिए दोनों कि दोनों क्या होना चाहिए, रिक्त समुच्चय नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ न कुछ अवयव होना चाहिए। अरिक्त का मतलब क्या हुआ कि समुच्चय ऐसा होना चाहिए कि समुच्चय में कुछ न कुछ अवयव होना चाहिए, मतलब रिक्त नहीं होना चाहिए। सीधा सीधा मतलब यही है। यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हों एवं एफ एक नियम हो जिसके आधार पर समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव x के संगत समुच्चय बी में एक अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब होता है केवल एक, मतलब सिर्फ एक ही अवयव y मिलता हो तो एफ हो तो नियम एफ को ए से बी में फलन या प्रतिचित्रण कहते हैं। एक बार फिर से समझिएगा फलन का परिभाषा क्या होता है। कहा जा रहा है यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हो, मतलब ए और बी दो ऐसे समुच्चय हो जो क्या हो, अरिक्त हो यानी खाली नहीं हो, मतलब उसमें कुछ न कुछ एलिमेंट हो, और उसमें एफ एक नियम हो जिसके आधार पर समुच्चय ए के जितने भी अवयव होंगे, मतलब उसके जितने भी एक्स अवयव होंगे एक्स के संगत, मतलब संगत भाग में समुच्चय बी में एक अद्वितीय अवयव y मिलता हो, मतलब x का जितना भी एलिमेंट रहेगा उसके संगत b में y मिलता हो तो नियम f को a से b में एक फलन या प्रतिचित्रण कहते हैं। डायग्राम के द्वारा आप इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं हम दो डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम कोई संख्या लिख लेते हैं, जैसे 1 2 3 4, और इसमें हम लिख देते हैं कोई संख्या, जैसे कि हम लिख देते हैं 1 4 9 16। अब आप देख सकते हैं कि अगर इसका हम संबंध, इसको हम a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, इसका अगर हम संबंध दर्शाएं तो क्या होगा संबंध, 1 का 1 से होगा, 2 का 4 से हो जाएगा, 3 का 9 से होगा और 4 का 16 से हो जाएगा। देख रहे हैं ना, सबका संबंध किसी न किसी b में जितने भी एलिमेंट है सबसे किसी न किसी एलिमेंट से है, लेकिन सबका एक ही इमेज बन रहा है। अलग अलग मतलब डिफरेंट इमेज है, लेकिन कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है कि एक ही का सब प्रतिबिंब बन गया हो। तो इस प्रकार ये क्या है, फलन का परिभाषा है। और फलन का परिभाषा को समझाने के लिए मैंने ये आपको समझाया हूँ कि आखिर किस प्रकार निरूपित किया जाता है। आप समझ गए होंगे। यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हो एवं एफ एक नियम हो जिसके आधार पर समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव x के संगत समुच्चय b में एक अद्वितीय अवयव y मिलता हो तो नियम f को a से b में फलन या प्रतिचित्रण कहते हैं। ये आपको समझना है। हम अब आपको आगे बताते हैं कि फलन को किस प्रकार सूचित किया जाता है। तो आप देखिएगा ध्यान से यहाँ पर, इस फलन को if such that a tends to b या a tends to b, ऊपर यहाँ पर छोटा f है, इससे क्या पढ़ा जाता है, इसे निम्न प्रकार के द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे f such that a tends to b या a tends to b, इसे क्या पढ़ा जाता है, इसे पढ़ा जाता है f is a function from a to b। क्या पढ़ा जाएगा इसको, f is a function from a to b, इसको पढ़ा जाएगा। आपको ध्यान रखना है। या और भी तरीका है, y बराबर fx लिख सकते हैं, या f such that x tends to y या x tends to y द्वारा सूचित करते हैं। ये सूचित करने का तरीका है। इतना आपको जरूर नोट कर लेना होगा, अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत न रह जाए, सूचित करने में कोई दिक्कत न हो। फलन को इस प्रकार सूचित किया जाता है। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, उदाहरण के द्वारा समझिए। जैसे कि f सच दैट 1 2 3 4 टेंस टू 1 4 9 16, जहाँ y बराबर x² दिया गया है
और जी सच दैट 1 2 3 4 टेंस टू 6 7 8 9 12, जहाँ y बराबर x प्लस 5 दिया हो। तो हमको अब दिखाना इसमें यह है कि ये फलन है कि नहीं फलन है। तो 1 नंबर में यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 1 में f एक फलन है। क्या क्यों फलन है? क्योंकि 1 2 3 4 से समुच्चय 1 4 9 16 में है का संबंध 1 2 3 4 का जो संबंध है 1 4 9 16 से है। ऐसे भी y बराबर x कर दिया गया है, तो किसी न किसी प्रकार ये एक प्रकार का फलन यहाँ पर बन रहा है। उसी प्रकार दूसरा भी है, तो इस प्रकार ये फलन का परिभाषा है। आगे हम आपको बताते हैं कि प्रांत और सहप्रांत तथा परिसर क्या होता है, इसके बारे में मैं बताता हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फलन के बारे में कुछ और भी अवधारणाएं हैं जिसके बारे में जानना जरूरी है कि फलन आखिर कब होता है। आपको बता दूं कि फलन के बारे में कुछ और भी मुख्य बातें हैं। वो पहला बात क्या है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर समझिएगा। कुछ लाइन है जैसे कि वो बातें इस प्रकार है। 1 नंबर में है जैसे कि एफ सच दैट ए टेंस टू बी एक फलन हो, तो नियम क्या होना चाहिए? 1 नंबर में क्या होना चाहिए कंडीशन कि x के प्रतिबिंब को एफ एक्स से सूचित करते हैं। x के जो भी प्रतिबिंब रहेगा, जो भी इमेज रहेगा, उसको एफ एक्स से सूचित करते हैं। 2 नंबर में रहेगा कंडीशन कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का बी में प्रतिबिंब बी में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन कहा जा रहा है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का जितने भी एलिमेंट होंगे उसका बी में अवश्य ही प्रतिबिंब होना चाहिए। प्रतिबिंब नहीं होगा तो फलन नहीं होगा। इसीलिए ए में जितना भी अवयव रहेगा उसका प्रतिबिंब बी में होना चाहिए। जैसे कि आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँ, जैसे कि आपको समझाए थे, यहाँ पर देख सकते हैं सबका बी में प्रतिबिंब बन रहा है, तो इस प्रकार होना चाहिए। नंबर 3 में कहा जा रहा है कि ए के एक अवयव का बी में एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं हो सकता। इसमें इसको ध्यान समझिएगा कि ए के एक अवयव का बी में एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं हो सकता। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ ये डायग्राम कि ए के एक प्रतिबिंब, जैसे कि ए का देख सकते हैं, ए का एक कोई अवयव है तो इसका एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, ई ना कि बी में इसका 2 से अधिक प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ए के किसी एक अवयव का बी में एक ही प्रतिबिंब बनना चाहिए, डबल प्रतिबिंब नहीं बनना चाहिए। ई ना कि अब 1 का 1 बन गया तो फिर 1 का 4 भी बन जाए, फिर 1 का 9 में, तो ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो फलन की परिभाषा के अनुसार ये फलन नहीं होगा। अगला जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या है? नंबर 4 में ए के एक से अधिक अवयवों का बी में समान प्रतिबिंब हो सकता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि ए के एक से अधिक अवयवों का बी में समान प्रतिबिंब हो सकता है। ये हो सकता है। कंडीशन क्या कह रहा है समझिएगा ध्यान से। जैसे कि ये डायग्राम जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, इस डायग्राम में क्या कहा जा रहा है कि एक से अधिक अवयवों का बी में समान प्रतिबिंब हो सकता है। जैसे कि एक का, जैसे कि आप देख सकते हैं, 1 का प्रतिबिंब जैसे कि 1 है, 2 का प्रतिबिंब क्या है 4, तो चाहे तो 2 का प्रतिबिंब 1 भी हो सकता है, 3 का प्रतिबिंब 1 भी हो सकता है, लेकिन किसी एक एलिमेंट का यहाँ पर अलग अलग प्रतिबिंब नहीं हो सकता, एक हो सकता है। यही यहाँ पर समझाना की कोशिश की गई है, समझाने की कोशिश, तो इसको आपको समझना है। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है, अगला जो रूल है हमारा कि बी में ऐसे अवयव भी हो सकते हैं जो ए के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, अर्थात रेंज कोडेमन का वास्तविक समुच्चय हो सकता है, अर्थात एफ ए सबसेट बी। मतलब कहा जा रहा है कि बी में ऐसे भी अवयव हो सकते हैं जो क्या हो, ए के प्रतिबिंब नहीं हो, तब भी वो फलन कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम 25 लिख देते हैं, तब 25 का तो यहाँ पर प्रतिबिंब किसी एलिमेंट के द्वारा नहीं बन रहा है इधर, तब भी ये क्या होगा, फलन होगा। तो ऐसे भी हो सकता है। तो फलन का परिभाषा इस प्रकार है। मैं आपको समझाता हूँ कि अब फलन का जो प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर क्या होता है ये मैं आपको, तो समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर यानी डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज का परिभाषा क्या होता है, यहाँ पर ध्यान समझिएगा। यदि एफ सच दैट ए टेंस टू बी एक फलन हो तो समुच्चय ए को फलन एफ का प्रांत या प्रभाव क्षेत्र कहते हैं। यदि एफ सच दैट ए टेंस टू बी एक फलन हो तो समुच्चय ए को फलन एफ का प्रांत या प्रभाव क्षेत्र भी कहते हैं। यानी प्रांत कहिए चाहे प्रभाव क्षेत्र कहिए, बात एक ही है। एवं समुच्चय बी को उसका सहप्रांत कहते हैं। फिर ए के अवयवों के प्रतिबिंब के समुच्चय को
परिसर या परास कहते हैं। परिसर या परास बात एक ही है। इसे संकेत में FA लिखते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, परिभाषा जो बताया गया है काफ़ी आसान परिभाषा है। एक बार फिर से आपको मैं समझा देता हूँ। एफ सच दैट ए टेंस टू बी एक फलन हो तो समुच्चय ए को, मतलब ए वाला जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है समुच्चय ए को फलन एफ का प्रांत या प्रभाव क्षेत्र कहेंगे, एवं समुच्चय बी को, बी वाला जो पार्ट होगा उसको सहप्रांत कहते हैं। अब फिर ए के अवयवों के प्रतिबिंब के समुच्चय को परिसर या परास कहते हैं। उसके बाद जितना भी इमेज बनेगा उस इमेज के समुच्चय होगा उसी को परास या परिसर कहते हैं। आपको मैं डायग्राम के द्वारा समझाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ए में जितने भी एलिमेंट हैं 1 2 3 है, और बी में जो एलिमेंट है 1 4 9 है, सबका यहाँ पर अलग अलग इमेज बन रहा है। इसलिए क्या है, ये एक फलन है। आप समझ सकते हैं यहाँ पर आसानी से। तो यहाँ पर ए के जितने भी एलिमेंट है ये क्या है, प्रांत हैं। ठीक है, देखिए प्रांत क्या है, ए बराबर हम लिख सकते हैं प्रांत है 1 2 3, ये प्रांत हो गया। और उसके बाद सहप्रांत कितना है, तो बी वाले जो एलिमेंट दिखाई दे रहा है इसको क्या कहते हैं, सहप्रांत कहते हैं। तो सहप्रांत कितना हो जाएगा आप समझ सकते हैं आसानी से, 1 4 9, ये हो गया सहप्रांत। अगर परिसर की बात किया जाए कि परिसर क्या है यानी रेंज, तो एलिमेंट ये जितने भी इसका इमेज बन रहा है यही क्या है, इसका परिसर है। यानी परिसर हम लिख सकते हैं यहाँ पर परिसर, परिसर अंग्रेजी में रेंज बोलते हैं। क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1 4 9, यानी बी का जो सहप्रांत होता है वही क्या होता है, परिसर ही होता है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।